लगातार आखिर सवाल था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान को छोड़कर कर्नाटक कब पहुंचेंगे और अशोक गहलोत अब जादू करने के लिए कर्नाटक पहुंच चुके हैं। राजस्थान के जो कांग्रेस के नए सह प्रभारी हैं उनको उनके जिले दे दिए गए हैं। इसके साथ ही मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने एक बार फिर अपनी बयानबाजी से धुआंधार बैटिंग कर दी है। साथ ही सवाल है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग में लंबे समय से जो नियुक्तियां अटकी पड़ी हैं उनका आखिर क्या होगा। नमस्कार, मैं हूं लोकेंद्र किलानौत और आप जुड़ चुके हैं थिंक 360 के साथ। राजस्थान से जुड़े तमाम मुद्दों पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप बिदवत। आखिरकार अशोक गहलोत अब कर्नाटक पहुंच चुके हैं। बड़े लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे कि अशोक गहलोत कर्नाटक जाएंगे, कब जाएंगे। उससे पहले दिव्या मदेरणा पहुंच गई, दूसरे नेता पहुंच गए। वैसे चुनाव का माहौल अभी शुरू हुआ है। 10 तारीख को चुनाव है, 10 दिन पड़े हैं। अशोक गहलोत मौके पे पहुंचे हैं। चिकपेट जो विधानसभा क्षेत्र है, मैजेस्टिक जो सेंट्रल बेंगलोर है, मैजेस्टिक बस स्टैंड के पास का जो एरिया है, जहां पे मारवाड़ी समुदाय बड़ी संख्या में रहता है, वहां पे उनका बिजनेस है, मामूल पेट है, चिकपेट है। तो वहां पे अशोक गहलोत एक सभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद में वो एक और विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे। साथ में गोविंद सिंह डोटासरा भी हैं। तो पूरा प्रोग्राम आया है। कांग्रेस अध्यक्ष से उनकी एक मुलाकात का फोटो सामने आई। बिल्कुल। तो अब उसमें हो सकता है कि पायलट वाले मुद्दे पे भी बात हुई हो, क्योंकि वहां तफसील में है सीएम। यहाँ पर आला कमान की सीधी नजरें रहती हैं। आप अध्यक्ष से मिल रहे हैं तो अलग तरह की बात होती है। वहां अध्यक्ष के इलाके में, क्योंकि अध्यक्ष के गृह राज्य में चुनाव हो रहा है, वो अध्यक्ष जो उसी राज्य में 3 बार सीएम बनने की कोशिश करते हैं, नहीं बन पाते। ये जो पहुंचे हैं वो 3 बार बन चुके हैं। तो ये एक बड़ी जरूरत है खड़गे को वहां पे, कि जिस तरह से डीके शिव कुमार ने एससी का प्रदेश मुख्यमंत्री बनाने की मांग की है, तो उसमें उन्होंने कहा है कि खड़गे के लिए वो सीट छोड़ सकते हैं। इसका साफ सारा है कि अगर खड़गे सीएम पद स्वीकार नहीं करते हैं तो वो सीट नहीं छोड़ेंगे। तो वहां देखते हैं। चुनाव बड़ा जबरदस्त और रोचक, लेकिन खड़गे तो निशाने पर आ गए हैं ना। उन्होंने नरेंद्र मोदी को लेकर वो बात सिमटते नहीं सिमट रही है। नहीं, कई बीजेपी के लोगों की ओर से भी बयान दिए गए हैं। सोनिया गांधी जी को लेके जो बयान है वो भी ठीक नहीं है। तो और होना नहीं चाहिए। इधर से भी नहीं होना चाहिए, उधर से भी नहीं होना चाहिए। ये सारा गलत है। तो क्या माना जाए कि एक ठीक आदमी मल्लिकार्जुन खड़गे के पास में पहुंच चुका है। और अशोक गहलोत के बारे में तो जादू अशोक गहलोत का उस कर्टन पे कितना चलता है, पिछली बार गजब का चला था। ठीक है। साथ में गोविंद सिंह डोटासरा हैं। तो अब उनकी मुरली भी कितनी बजती है वहां, वो देखने वाली बात है जी। तो ठीक आदमी ठीक जगह पर। लेकिन अशोक गहलोत के बारे में कहा जा रहा है कि जो उनकी भूमिका है वो रिजल्ट आने के बाद में शुरू होगी। देखते हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि रिजल्ट आने के बाद अमित शाह की बैटिंग शुरू होगी। नहीं, अशोक गहलोत भी उसी ट्रैक के लिए जाने जाते हैं। गुजरात में उन्होंने अशोक गहलोत ये मना करते हैं हॉर्स ट्रेडिंग और तमाम चीजों के लिए। वो उन्होंने अभी एक बयान दिया कि भैरव सिंह शेखावत की सरकार गिर रही थी तो मैंने सहयोग करने से मना किया था। वो डेमोक्रेटिक और अलग छवि के लिए पहचाने जाते हैं जी। और राजनीति जो है वो जोड़ तोड़ का खेल है और गणित का खेल है। अब उसमें अगर आप समाजशास्त्र, मनोविज्ञान दिल लगाएंगे तो फिर चीजें हूबहू नहीं हो पाती जैसी आप चाहते हैं। राजस्थान से भी एक बड़ा अपडेट है कि जो कांग्रेस के 3 नए सह प्रभारी हैं उनको उनकी जिम्मेदारी दे दी गई है। तो अब धीरे धीरे माहौल भी बनने लगा। देखिए, ये जिम्मेदारी देने वाले पे बड़ा विचारणीय बिंदु आपने बताया कि ये बंटवारा कैसे हुआ, ये मेरे समझ में नहीं आया। 33 जिले राजस्थान में फिलहाल हैं और 11-11 जिले तीनों को दे दिए। प्रभारी ने यह तक ध्यान नहीं रखा कि इन जिलों में कितनी विधानसभाएं हैं, किस सेटअप की, किस तरह की विधानसभाएं हैं। आप ये देखिए कि अमृता धवन, जो कि लेजिस्लेशन में उनका कोई प्रभावी रोल नहीं रहा है कभी भी, वो एनएसयूआई में रही या उन्होंने एमसीडी जो है वहां का चुनाव जीता, लेकिन उन्हें करीब 75 विधानसभा क्षेत्रों का जिम्मा दिया गया है और उन क्षेत्रों का जिम्मा दिया गया है जहां फिलहाल कांग्रेस की 51 सीटें हैं। तो ये, और जो सबसे अनुभवी हैं, जो 3 बार एमएलए रहे हैं, 1 बार हारे भी हैं चुनाव, युवा हैं, 48 साल के हैं, काजी निजामुद्दीन, उनको वो एरिया दिया गया है जहां कांग्रेस बिल्कुल, और उनको 51 सीटें ही दी गई है, 11 जिले दिए गए हैं। लेकिन उसका जो बंटवारा हुआ है वो समझ से परे है कि क्या सोच के रंधावा ने। आप मिनिस्टर्स के हिसाब से देखें, कद्दावर नेताओं के हिसाब से देखें, तो गहलोत सरकार की करीब 20 में से करीब 12 से 13 कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो अमृता धवन वाले क्षेत्र में आते हैं।
आप ये देखिए कि 75 में से 51 सीटें आपके पास हैं। यहाँ SC ST की करीब 22 सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस के पास 18 जीती हुई हैं। तो किस तरह से अमृता धवन को ये इलाका दिया गया है इतना बड़ा, और वो पूरा इलाका वो है जहाँ सचिन पायलट का होल्ड है। एक और बड़ी अपडेट आई है उसके अलावा जो दूसरे प्रभारी हैं काजी निजामुद्दीन, वो उस इलाके को पहले 2018 में अच्छे से जानते हैं और उन्होंने बहुत प्रभावी रिजल्ट दिया था। ऐसे में काजी निजामुद्दीन को समेट के रख दिया गया। एक और प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौड़ जो हरियाणा के करनाल जिले से हैं। तीनों प्रभारी नॉर्थ इंडिया से हैं, एक हरियाणा से हैं, एक दिल्ली से अमृता धवन, और वो उत्तराखंड से हैं। तो देखने वाली बात यह है कि इनको जो इलाका दिया गया है वीरेंद्र सिंह को, वो इलाका दिया गया है उत्तरी राजस्थान, गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, चूरू, बीकानेर, नागौर, अजमेर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर जैसे ये जिले दिए गए हैं, जोधपुर भी। तो इसमें देखे जाने वाला बात है कि जिले जो दिए गए हैं वो प्रशासनिक व्यवस्था जो ऐसे नहीं दिए गए कि कांग्रेस के जिले हों, ग्रामीण शहर वाले, कि आपके इतने ब्लॉक हों, ये हो, तो बड़ा सा डिस्टरबेंस वाला एक्सरसाइज नहीं हुई है। एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं हुई है, और इसमें मुझे लगता है कि एक बड़ा खेल है, और जो आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा कि किन जिलों में कितने प्रभावशाली नेता हैं वो इधर रखे गए हैं। तो ये सारा एक कांग्रेस को इससे नुकसान होगा। अमृता धवन को जो पूर्वी राजस्थान का जो पूरा क्षेत्र दिया गया है, वहां पर तो बहुत बड़ा पेज फंसा हुआ है। एक बड़ा अपडेट ये आ रहा है कि वो एक ऐसा क्षेत्र है जहां नरेंद्र मोदी का जादू भी काम नहीं कर पाता जी, लेकिन सचिन पायलट का जादू वहां काम कर जाता है। पिछला आप नरेंद्र मोदी का आप देखिए 2014 का जो चुनाव हुआ लोकसभा का, मोदी का जादू, मोदी केंद्र में है। विधानसभा चुनावों में जी, विधानसभा चुनाव स्टेट के मुद्दों पे होते हैं। 2013 का जो रिजल्ट था उसमें वसुंधरा राजे को 163 सीटें इसलिए मिली कि PM मोदी को बनाना है, 25 सीटें लानी है, कई सारे फैक्टर्स काम करते हैं। तो ये कहना तो ठीक नहीं होगा कि मोदी का जादू नहीं चला, वहां स्टेट चुनाव लड़ता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि राजस्थान में 25 की 25 सीटें हार गई कांग्रेस, तो उसमें ठीकरा राहुल गांधी के सिर फोड़ देना वो ठीक नहीं है, ठीक है। राहुल गांधी ने अपना एफर्ट किया, जाजम वोट इन्हीं के कार्यकर्ताओं को दिलाते हैं। हालांकि राहुल गांधी ने जिम्मेदारी ली और इस्तीफा दिया, लेकिन यह है कि सचिन पायलट का जादू भी अब कितना चल पाता है, जबकि वो पार्टी में किसी स्तर पे हैं या नहीं। तो ये तो एक कयास या प्रिजुडिसनेस होगी कि हम किसी को ये कहें कि उनका जादू चलता है और उनका नहीं। अब जो अपडेट आ रही है कि उस क्षेत्र को साधने के लिए जो पूर्वी राजस्थान का भरतपुर संभाग है और उससे लगते हुए जिले हैं, जैसे कि दौसा हो गया, सवाई माधोपुर हो गया, अलवर जिले का कुछ हिस्सा हो गया, अमित शाह खुद अब कमान संभालने वाले हैं। कांग्रेस ने भी तो ये किया है, कांग्रेस ने ये कह दिया कि हम SC ST जो हमारी वहां पे MLAs के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, तो हम 70% टिकट जो है बदलेंगे। राजस्थान में करीब के एग्जैक्ट 59 सीटें, 200 में से 59 सीटें SC ST की है, जिसमें से 34 शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है और 25 सीटें ST के लिए रिजर्व है। और इनमें 70% टिकट बदलने का मतलब है कि कांग्रेस इन सीटों पर बहुत शिद्दत से फोकस कर रही है। आप ये देखिए कि SC की 2 सीटें RLP ले गई, ST की 2 सीटें BTP ले गई, बीजेपी। तो अब यह है कि स्कोर वोट बैंक को किस तरह से साधा जाए, ये एक्सरसाइज शुरू हुई है। और ST वाला बड़ा जो हिस्सा है, काजी निजामुद्दीन को जो 51 सीटें दी गई है, उनमें 17 सीटें ST की है, यानी 1/3 सीटें काजू निजामुद्दीन को दी गई हैं। वहां पे 2 सीटें BTP के पास हैं, 1 निर्दलीय है। वहां पे कांग्रेस और बीजेपी, मतलब कुल मिला के 8 और 7 का इस तरह करके एक बड़ा क्षेत्र उनको दिया गया है। तो आप जैसा कह रहे थे कितनी सीटें बदली जाएगी, तो टारगेट 59 पे काम किया जा रहा है, और उसको लेके एक कांग्रेस के बड़े नेता यहाँ आए भी हैं और उस पर एक्सरसाइज चल रही है कि SC ST इलाके में हम जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको खत्म करेंगे। अब देखना है कि बीजेपी इस पे कैसे फोकस करती है, जबकि बीजेपी के संगठन में SC को ज्यादा तरजीह फिलहाल नहीं दी गई है। तो क्या वो संगठन प्रभारी SC का लाएंगी बीजेपी? चंद्रशेखर जिनका आज जन्मदिन है, क्या उन्हें बदला जाएगा, या वो और कोई बड़ी जिम्मेदारियों में SC के बड़े नेता, क्योंकि कैलाश मेघवाल अपनी नाराजगी सीधे तौर पर जता चुके हैं। तो ये सारी देखने वाली बात होगी कि बीजेपी इस बड़े वोट बैंक को किस तरह से साधती है। जी नहीं, अमृता धवन को जो सीटें दी गई हैं, वहां पर एक बड़ा फेज ये फंसा हुआ है कि भाजपा के पास उस क्षेत्र में कोई बड़ा छत्रप नहीं है, लेकिन
ये वो क्षेत्र है जहां से कांग्रेस पिछले चुनाव में सत्ता के नजदीक पहुंची थी, बिल्कुल सुपड़ा साफ कर दिया था भारतीय जनता पार्टी का। तो ऐसे कांग्रेस को उसी बात को कंटिन्यू करने के लिए सवाल ये है कि सचिन पायलट कौन सी भूमिका में होंगे, क्योंकि सचिन पायलट उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा मजबूत माने जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और सबसे ज्यादा प्रभाव सचिन पायलट वहां के दो बड़ी जातियां आपस में हमेशा आपस में राइवल रही है, उसका फायदा बीजेपी को मिलता रहा। तो आप ये देखिए कि गुर्जर और मीणा का जो क्लेश था, सचिन पायलट ने उसे खत्म किया। जनरल की जो सामान्य सीटें थी, सामान्य सीटों पे उन्होंने मीणा कैंडिडेट उतारे हैं, तो और वहां से जितवाए भी हैं। तो ये एक दो जातियों के बीच समन्वय स्थापित करने में सचिन पायलट सफल हुए। क्या वो फैक्टर अभी भी चलेगा? क्योंकि गुर्जर समाज अब मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को एक वोट भी डालेगा। अभी अगर वो प्रत्याशी भी खड़ा करेंगे तो उन्हें सोचना होगा, क्योंकि पिछली बार गुर्जरों ने एक भी बीजेपी के प्रत्याशी को नहीं जिताया था। तो क्या अगर सचिन पायलट पीछे खिसक जाते हैं, सचिन पायलट मौन रहते हैं, या सचिन पायलट कोई अलग कदम उठाते हैं? क्योंकि सचिन पायलट की एक ही डिमांड है कि उनके बताए काम हो, उनके वो हुए नहीं, और उन्हें होने मुझे उन्हें लग भी एक सम्मानजनक भूमिका दी जाए। नहीं, भूमिका की बजाय उनकी डिमांड जो ऑन रिकॉर्ड है वो ये है कि इन विषयों पे काम हो जो होने लग नहीं रहे। क्योंकि जब भी वो मांगते हैं, अशोक गहलोत उन्हें मानेसर याद दिलाते हैं, कोई ऐसा शब्द कह दिया जाता है जो सीधा उनको कचोटता है। तो ये लड़ाई साफ है, सीधी है। प्रताप सिंह खाचरियावास के बयान का आप जिक्र कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हमारे तो कोई पंगा नहीं है, हमारे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसा उन्होंने कहा कि अब क्या जान निकाल के दे दें, काफी बोल्ड होकर बोलते हैं जब मौका मिलता है तब। नहीं, प्रताप सिंह खाचरियावास देखिए बहुत एक लेगेसी वाली फैमिली से आए हैं, और लेकिन मुझे व्यक्तिगत ये लगता है, जैसे हम एनालाइज करते हैं पॉलिटिशियन का पूरा ओवरऑल ऑरा, वो कहने को कैबिनेट मिनिस्टर हैं, लेकिन अभी भी प्रताप सिंह खाचरियावास के जो सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन है, उसमें कहीं एक छात्र नेता बैठा है जी। तो उन्हें एक वरिष्ठ राजनेता के बजाय वयोवृद्ध छात्र नेता कहना ठीक रहेगा। उनका जो अंदाज है, मैं प्रताप सिंह, और ये स्टाइल जो है, तो वो निखरता जा रहा है धीरे धीरे। उसको निखरना कहेंगे या क्या कहेंगे, वो छात्र नेता वाला, मतलब ऐसा नहीं, आपको एक भूमिका बदलनी होती है एक वक्त पे आके कि आप किस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और बयान जो है वो कितने संजीदा हैं, या कैसे जिस तरह से वो कई बार वो देख लेते हैं कि कौन सा चैनल है, वो यूं बूम हटा देते हैं कैमरे से। तो ये चीजें लोग छोटी छोटी नोटिस करते हैं, और बाद में उसका परिणाम आता है। तो परिणाम ये आता है कि 2008 में प्रभावी होने के बावजूद 2013 में नहीं जीत पाए, ठीक है। 18 में वो 13 से 18 तक उन्होंने बहुत मेहनत की, सचिन पायलट के साथ मिलकर मेहनत की, उसका फायदा उन्हें मिला। अब देखना है फिर वो नेकर वाली बात सचिन पायलट के लिए कह देते हैं। अब 23 में क्या होगा वो देखने वाली बात है कि प्रताप सिंह खाचरियावास का आगे, क्योंकि वो कभी सीएम अशोक गहलोत के पक्ष में बोलते हैं, कभी सचिन पायलट, और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि किधर जाएं, उनके बयानों से ऐसा लगता है। तो ये देखने वाली बात है कि प्रताप सिंह खाचरियावास एक स्टैंड पर खड़े रहने वाले, एग्जैक्ट स्टैंड पर। पॉलिटिक्स वैसे संभावनाओं का और मौके का खेल है, लेकिन अगर पॉलिटिक्स से आप एथिक्स जोड़ते हैं, नीति शास्त्र को जोड़ते हैं, तो फिर आपको जनता में छवि बनाने के लिए एक स्टैंड लेना होता है, जो नजर नहीं आता प्रताप सिंह जी के बयानों से, लगता है जी। नहीं, काफी वो मीडिया फ्रेंडली हैं कुल मिला के। मीडिया में जैसे ही उनको दिखता है लाइट कैमरा एक्शन, तो वो शुरू हो जाते हैं। और उनके अंदर वो जो है पुरानी जील जो है, उनके बारे में ये भी कहा जाता है, आप उनके दौर के छात्र नेताओं से भी बात करो कि जब यूनिवर्सिटी के वो अध्यक्ष थे तो उनका यही अंदाज रहता था, और वो अंदाज उनका अभी तक बरकरार है। स्टाइल कह सकते हैं अंदाज की बजाय, शैली जी। तो शैली उनकी है, लेकिन उसका प्रताप सिंह को कहीं ना कहीं लॉस है कि आप इथिक्स, पॉलिटिक्स विथ इथिक्स, उस पे आप कहीं बैठे हैं या नहीं बैठे हैं, ये सीधा सा नजर आता है वहां पे। सर, एक जो बड़ा मुद्दा है, आरपीएससी लगातार चर्चा में है, लेकिन आरपीएससी के जो 3 पद हैं वो खाली हैं, और बार बार ऐसे कयास लगाए जाते हैं कि 10 दिन में, 5 दिन में, अगले महीने में। तो ये एक बड़ा मुद्दा है, और सरकार चाहेगी कि चुनाव से पहले सदस्यों को नियुक्ति दी जाए। जी, आरपीएससी के जो चेयरमैन हैं संजय सोत्री हैं जी, उन्होंने एक पत्र भी लिखा है सरकार को, और ये कहा है कि बाबूलाल कटारा की गिरफ्तारी के बाद अभी वो पद खाली हुआ है या नहीं, इस पे संशय है। एक मेंबर जसवंत राठी जो कि अस्वस्थ हैं। अब पीछे बचे मंजू शर्मा जो कि कुमार विश्वास की पत्नी हैं, और दूसरे जो मुख्य सचिव निरंजन आर्य थे, जो मुख्य सचिव थे पहले, उनकी पत्नी संगीता आर्य हैं। तो ये 3 मेंबर बने हैं, और बाकी पद अभी खाली हैं।
तो अब इन पदों पर कब नियुक्तियां होंगी इसको लेके, क्योंकि लाखों बच्चों का भविष्य अटका हुआ है। ऐसा बता रहे हैं कि 6.5 लाख के आसपास आवेदनकर्ताओं को परिणाम कल जा रहे हैं, जिसमें शिक्षक भर्ती हैं, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स की भर्तियां हैं, आरएएस का इंटरव्यू है। तो ये सारे कब होंगे? और अशोक गहलोत कई घोषणाएं कर चुके हैं, वो घोषणाएं कैसे मुकम्मल होंगी? वो ये कह रहे हैं अगले साल के लिए भी हम ये भर्तियां इसी साल में कर लेंगे। कैसे हो पाएगा ये सारा जब तक कि नियुक्तियां नहीं होती? इसमें एक चीज आपको बड़ी रोचक देखने को मिलेगी, आज दैनिक भास्कर ने इसे कवर किया है, कि जो सूचना आयोग है, जो कि एक छोटा आयोग है जिसकी ज्यादा जिक्र नहीं होता, ज्यादा चर्चा नहीं होती, उस आयोग में जब सदस्य को लेना है तो वहां पे बाकायदा विज्ञापन निकलता है और तमाम लोगों से आवेदन मांगे जाते हैं। आरपीएससी में ऐसा कोई नियम नहीं है, वहां पे सीधे सीएम के यहाँ से ही घोषणा होती है। अध्यक्ष के तौर पे ज्यादा आईएएस आईपीएस जो रिटायर्ड रहे हैं उनको मौका मिलता रहा है। ललित के पंवार रहे हैं, दीपक उप्रेती रहे हैं, जो एमएल कुमावत जिन्होंने आरपीएससी का स्वरूप बदला वो आईपीएस थे। तो अब जो ये सदस्य हैं इनमें एक नाम बड़ा चला देवाराम सैनी का। देवाराम सैनी अशोक गहलोत के ओएसडी हैं, उनको लेके भी खबरें चली थी। तो चूंकि देवाराम सैनी को बनाया जाना है और सैनी समाज से ही मूलतः जो मंजू शर्मा हैं वो हैं, तो ऐसे में कि एक ही कास्ट से, और सीएम खुद उस जाति से आते हैं जो ये कहते हैं कि भाई मैं मेरी जाति का एकमात्र एमएलए हूं, है ना, तो किस तरह से वो बैठ नहीं रहा है पेच, तो इस वजह से भी चीजें अटक रही हैं। किस तरह से देवाराम सैनी को यहाँ पे एडजस्ट किया जाए। देवाराम सैनी अशोक गहलोत के फिलहाल ओएसडी हैं और एक प्रभाव रखते हैं। ऐसे में ये भी देखा जा रहा है क्या देवाराम सैनी चुनाव लड़ेंगे झुंझुनू या जो जहां से वो शेखावाटी क्षेत्र से आते हैं। तो एक ऐसा तो नहीं है कि कहीं पूरा खेल देवाराम सैनी के चक्कर में अटका हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है और ऐसा हो भी सकता है जी, क्योंकि अशोक गहलोत की मंजू शर्मा की जो नियुक्ति थी उसके बाद में कहा जा रहा था कि एक साथ दो निशाने अशोक गहलोत ने लगा दिए। और दूसरा कास्ट इक्वेशन की बात आती है, क्योंकि शिव सिंह राठौड़ रिटायर्ड हुए हैं, राजकुमारी गुजर रिटायर्ड हुई हैं। ठीक है, तो अलग अलग अल्पसंख्यक वर्ग के लोग प्रतिनिधित्व मांग रहे हैं आरपीएससी में। 3 पद खाली हैं। अब देखना यह है कि किन लोगों को ये मौका मिलता है। 3 पद खाली होने से पहले बाबूलाल कटारा को क्या बर्खास्त करेंगे या वो इस्तीफा देंगे, ये सारी चीजें। 4 पद हो जाएंगे अगर बाबूलाल कटारा जी। तो ये सारा जो है किस तरह से ये पद भरे जाएं। 4 नहीं, जसवंत राठी बीमार हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है जी। ऐसे में 3 पद तो रहेंगे ही रहेंगे। एक सचिव खुद होते हैं चूंकि बोर्ड के अंदर, तो उस ऐसे मिला के 7 लोगों का एक वो बनता है। तो अध्यक्ष की ओर से डिमांड आई है सरकार को, अब सरकार इसे कब फुलफिल करती है, किन को फुलफिल करती है, ये देखने वाली बात है जी। तो तमाम मुद्दों पर आज वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप बिदावत के साथ में हमने चर्चा की। कल जैसे ही राजस्थान की सियासत का मौसम बदलेगा आपके साथ चर्चा में फिर जुड़ेंगे। राजस्थान से जुड़े तमाम मुद्दों को जानने और समझने के लिए देखते रहिए थिंक 360। धन्यवाद।